गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके प्लेस से हटा देता है या उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए जनरल रिएक्शन ऑफ दिस टाइप मे रिप्रेजेंटेड एज ए बी प्लस में सी, सनलाइट ए सी प्लस में बी। देखो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ से क्या किया कि सी ने क्या कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया, आपके बी को रिप्लेस कर दिया। बी को हटाकर सी बी की जगह खुद आ गया, तो ए के साथ क्या कंबाइन हो गया, सी कंबाइन हो गया ए सी, और बी को अलग कर दिया, इसलिए एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दस सी हैज़ डिस्प्लेस्ड बी इन द अबोव रिएक्शन। क्योंकि हम मान सकते हैं कि जो सी है ना वो बी के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। अब हम इस चीज़ को एक एक्टिविटी की हेल्प से प्रूव करेंगे। एक्टिविटी नंबर 7, परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: टेस्ट ट्यूब, थ्रेड, धागा, स्टैंड विद द क्लैंप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, आयरन नेल्स, लोहे की जो कीलें होती है। प्रोसीजर: टेक 3 आयरन नेल्स, 3 लोहे की कीलें लो, आयरन नेल्स लो, क्लीन देम, उनको साफ करो बाय रबिंग विद सैंड पेपर, सैंड पेपर की हेल्प से उनको साफ करो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट लो, मार्क देम A एंड B, तो उन पे साइन बनाओ, एक पे A एक पे B, एंड ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। टाई 2 nails with a thread and immerse them in the copper sulfate solution। देखो आप इस बात को यहाँ पे ध्यान रखो कि हमने टोटल कितनी ली थी, आयरन नेल्स 3 ली थी, तो 2 को तो हमने क्या कर दिया था, इमर्स कर दिया तो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर। कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपकी बी के अंदर आपकी, ठीक है। और बी में आपका क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ए में भी आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। फॉर अबाउट 20 मिनट्स कीप 1 नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। एक जो नेल है, लोहे की जो कील है, उसको बाहर रखो कंपैरिजन करने के लिए। अब यहाँ पे कंपैरिजन का मतलब ये है कि जो कीलें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या कर दी, डुबो दी या इमर्स कर दी, उनके कलर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और जो हमने नहीं डुबोई उसके कलर में चेंज नहीं आएगा। टेक आउट द आयरन नेल्स, आयरन नेल्स को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था CuSO4, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। जब एक्वस स्टेट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो जो हमने आयरन नेल्स आपकी टेस्ट ट्यूब बी में डाली थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली थी, उनके कलर में क्या हो गया था, कुछ चेंज हो गया था। कंपेयर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द 2 टेस्ट ट्यूब। तो एक तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, एक हमने बी टेस्ट ट्यूब ली थी। ए में भी हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और बी में भी हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था। लेकिन ए के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट का मतलब उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। इट विल बी ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर हैड डिक्रीज। तो हमने क्या किया था कि जिस टेस्ट ट्यूब बी में हमने लोहे की कीलें डाली थी, जिसकी में डाली थी CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसके ब्लू कलर क्या हो गया था, थोड़ा सा उसका मतलब एक तरह से उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी और थोड़ा लाइट ब्लू हो गया था एज कम्पेयर टू द टेस्ट ट्यूब इन द ए। तो टेस्ट ट्यूब ए के कंपैरिजन में टेस्ट ट्यूब बी का जो कलर है थोड़ा सा लाइट ब्लू हो गया था। आल्सो कंपेयर द कलर्स ऑन द नेल, ठीक है। और नेल्स पे भी कलर की हमें क्या करनी है थोड़ी सी। तो अब नेल्स पे जो कलर है उस पर क्या फ़र्क पड़ा आपका, ये इट विल बी सीन दैट नेल रिमूव्ड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो कीलें हमने हटा दी थी उनके कलर पे क्या होती है, ब्राउन कलर की कोटिंग जमा हो गई थी, डिपॉजिट हो गई थी, ठीक है। कॉपर का जो ब्राउन कलर होता है उसकी डिपॉजिट आयरन नेल्स पे ऐड हो गई थी या डिपॉजिट हो गई थी। इसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Fe प्लस में CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन प्लस में ये, तो देखो आप जो ये आयरन होता है ना, आयरन ना कॉपर की कंपैरिजन में ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन ने ना क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और जब डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे इसकी जगह खुद आ गया, एक हो गया आपका FeSO4 एक्वस प्लस में कॉपर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे एक्टिविटी को, ये एक्टिविटी किसके लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आपका, एक केमिकल चेंज इन विच
in which a high reactive element displace का मतलब क्या होता है, हटाना, displace the less reactive element from its aqueous solution। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो इसमें क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा क्या था कि जो हमने आयरन था, आयरन एस, इसकी साथ में स्टेट भी लिख के जाओ आप, इसको हमने डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो हमने इसको एक्वस लिख दिया ये क्योंकि सॉल्यूशन था। तो इसने क्या किया कि जो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। जब कॉपर को हटाया तो यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4 और Cu आपका अलग हो गया, क्योंकि जो कॉपर होता है वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हम लिखेंगे कैसे, अगर आपको याद करनी हो तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप हमें क्या लिखना है, इसका एक्टिविटी का जो भी नाम है, एक्टिविटी किसके लिए है, ये आपकी एक्टिविटी जैसे हमारी ये किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल्स है, जैसे हमारे पास आयरन नेल्स है, ठीक है, और क्या इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और हमारे पास इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब ली थी ना हमने, एक टेस्ट ट्यूब ए ली थी, एक टेस्ट ट्यूब बी ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको अगर मैं प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करूँ तो क्या लेंगे हम, हमारी पहले एक टेस्ट ट्यूब आपकी एक ये थी, दूसरी टेस्ट ट्यूब आपकी ये थी। ठीक है, हमने क्या ली थी, 3 आयरन नेल्स ली थी। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब आपकी बी, दोनों में हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन, इसमें भी और इसमें भी। अब हमने क्या किया, जो 3 आयरन नेल्स ली थी इसमें से ना 2 को ना इसमें भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, 2 आयरन नेल्स को हमने इसके अंदर पुट कर दिया था। तो जब इसके अंदर पुट किया ना तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, तो इसका जो कलर था ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कौन सा था, इसका ब्लू कलर था, वो क्या हो गया था आपका, लाइट ब्लू हो गया था। क्या हो गया था, लाइट ब्लू हो गया था। लेकिन ये जो हमारी जो टेस्ट ट्यूब ए थी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने इसमें आयरन नेल्स को डाला ही नहीं था। ठीक है, तो 3 आयरन नेल्स में से 2 को हमने इसमें डाला था। तो अब जो आयरन नेल्स थे ना, आयरन नेल्स का जो कलर था वो भी क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया था, क्योंकि कॉपर का जो कलर वो क्या होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको अगर इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपको अब लिख सकते हैं इसमें याद करके। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से हम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सिमिलरली वी कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट यूजिंग जिंक और लेड। जिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेड का भी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कॉपर, क्योंकि दोनों ही क्या है, आयरन से लेस रिएक्टिव है। बिकॉज जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेकिन आयरन से कम रिएक्टिव है। जिंक एंड लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारा क्या इसमें जिंक प्लस में CuSO4, तो जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया, क्योंकि जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ZnSO4 प्लस में Cu। सेकंड हमारा क्या, लेड प्लस में CuSO4, तो लेड भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, PbSO4 प्लस में कॉपर। ये हमारी इक्वेशन इसमें बनेगी। कॉपर विच इज़ डिस्प्लेस्ड गेट डिपॉजिट। ठीक है, जो कॉपर हट गया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे भी हट गया, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, गेट डिपॉजिट ऑन जिंक और लेड एज ब्राउन कोटिंग। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब ये है कि जो जिंक या जो लेड है ना, उसके ऊपर भी ब्राउन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो गई थी, जमा हो गई थी, जैसे हमारी आयरन के ऊपर हो गई थी। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, इसमें हमारे क्या होते हैं, 2 एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, और उसमें क्या होता है, दोनों में आयन का एक्सचेंज होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में तो खाली क्या था कि एक जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट था उसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करेगा कि दोनों आपस में एक दूसरे को उसको डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, आयंस की जगह खुद आ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे।
तो इसका देखो आप, इसका जैसे एक एग्जांपल, चलो एग्जांपल से पहले एक बार हम ये कर लेते हैं। पहले तो उसका पर एक्टिविटी, परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट ट्यूब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का जो फार्मूला क्या होता है, Na2SO4, क्या होता है इसका, Na2SO4, सोडियम, ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। सेकंड मेरा क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब इसमें आगे देखेंगे हम प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है, टेक 20 मिलीलीटर क्लीन टेस्ट ट्यूब, दो में 20 मिलीलीटर कैपेसिटी की 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेक 5 ml बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की जो अमाउंट है हमें कितनी लेनी है, 5 मिलीलीटर इन 1 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड लेना है। और बेरियम क्लोराइड की अमाउंट कितनी लेनी, 5 मिलीलीटर लेनी है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें सोडियम सल्फेट लेना है, जिसकी अमाउंट हमें कितनी लेनी है, 5 मिलीलीटर लेनी है। इन द अदर टेस्ट ट्यूब add sodium sulfate solution to the test tube containing barium chloride solution। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या कि भाई 20 ml कैपेसिटी की 2 टेस्ट ट्यूब ली। एक टेस्ट ट्यूब में हमने 5 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड को डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, 5 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट को डाल दिया। अब हमने क्या किया कि एक जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें से सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मिला दिया, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका क्या था, बेरियम क्लोराइड, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने से यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। इट विल बी ऑब्जर्व दैट ए वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द 2 सब्सटेंस। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या था, ये एक्चुअल में ये क्या आपका एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है, बिटवीन 2 एक्वस सॉल्यूशन, बिटवीन 2 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। डबल और सिंगल में ये डिफरेंस ही है कि सिंगल में तो केवल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता था। अब इसमें उन्होंने क्या है, देखो एक्टिविटी में, अब एक्टिविटी में क्या दे रखा है भाई, तो हमने क्या लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपकी, ये एक टेस्ट ट्यूब ये और दूसरी टेस्ट ट्यूब ये। इसको हमने सपोज ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 20 ml की है, 20 मिलीलीटर की है, इसकी कैपेसिटी 20 मिलीलीटर की है। हमने इसके अंदर क्या किया कि 5 मिलीलीटर हमने क्या मिलाया इसके अंदर, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4, और इसके अंदर भी 5 ml हमने क्या मिलाया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। अब हमने क्या किया कि इसको इसमें से इसको मतलब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे में हमने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद हमारा क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन का इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका क्या होगा, Na2SO4 एक्वस, ठीक है, प्लस में क्या बन गया आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, BaCl2, ठीक है, इसको लिख देते हैं, क्या होगा BaCl2। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, Na2SO4 एक्वस BaCl2, ये भी क्या होगी आपकी एक्वस, ठीक है। तो इसके बाद देखो आप, जो सोडियम है ना, सोडियम ये क्या है, बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और जो बेरियम है इससे ज़्यादा, एक तरह से लगा लो कि ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, आपस में अदला बदली कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे की जगह को। तो सोडियम जब बेरियम की जगह आ जाएगा तो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या बन जाएगा NaCl, ठीक है, ये साल्ट बन गया आपका। और जो ये सल्फेट है ना, सल्फेट SO4, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, बेरियम के साथ, तो ये क्या बन जाएगा BaSO4। BaSO4 आपका क्या है, BaSO4 ये क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट PPT हम इसको लिख सकते हैं,
मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेट जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। तो ये था मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये आपका BSO4 बना, ये इसकी फॉर्मेशन भी हुई है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब ये डेफिनेशन आप क्यों निकला है, साथ में इसका एग्जांपल के तौर पर आप इसको याद रख सकते हो, पीपीटी रिएक्शन के तौर पर भी याद रख सकते हो और डबल डिस्प्लेसमेंट भी। सिमिलरली वी कैन कैरी आउट द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। हम पहले भी कर चुके हैं लेड आयोडाइड का, PB आपका ये था NO3 ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड क्या था आपका KI, बाय मिक्सिंग देयर एक्वस सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेट डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला जो रिएक्शन है मेरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ S2। रिडक्शन का मतलब इसका उल्टा होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ O2 एंड एडिशन ऑफ S2। रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, एक सब्सटेंस ऑक्सीजन ले लेता है, गेन कर लेता है, और दूसरा ऑक्सीजन को लॉस कर देता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ले लेता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया उसको बोलेंगे हम रिड्यूस हो गया, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन को देगा लॉस करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा, उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, और जो आपका जो ऑक्सीजन को गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे, और हाइड्रोजन का लॉस करे उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, देखो जो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लेता है ना ड्यूरिंग ए रिएक्शन उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस। जिसने सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को खो दिया, अपनी तरफ से लॉस कर दिया, उसको क्या बोलेंगे कि रिड्यूस हो गया। वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, तो इसमें एक तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या हो गया, रिड्यूस होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी एक्टिविटी हमारी हम इसको कर लेते हैं साथ साथ। परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड है, चाइना डिश, देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये चाइना डिश है। ठीक है, चाइना डिश आपकी है, इसमें क्या लेना, हमें 2 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है इन ए क्लीन चाइना डिश। दूसरा हमें प्लेस इट ओवे वायर गेज, वायर गेज ये रहेगा आपका, देखो जिसको जैसे नीचे बंसल बर्नर रखा जाता है, तो इसको मैं अगर दिखाऊंगा ना तो इस तरह से होगा आपका ये वायर गेज, इस तरह से होता है, जालीदार होता है, ये आयरन का बना होता है ऐसे, इस तरह से। एक तरह से इसका जो यूज होता है ना वायर गेज का, GAUZE, इसका यूज़ क्या होता है, जो मेरी चाइना डिश होती है ना उसको सपोर्ट के लिए होता है आपका ये। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या लगाता है, इसका बंसल बर्नर लगा होता है आपका ये। ठीक है, तो ये आपका वायर गोज हो गया, एक चाइना डिश हो गया, इसके अंदर हमने क्या लिया, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट। टेक अबाउट 2 ग्राम टेक अबाउट 2 ग्राम कॉपर पाउडर इन ए क्लीन चाइना डिश, प्लेस इट ऑन ए वायर गोज सपोर्टेड ऑन ए ट्राईपोड स्टैंड। ये नीचे ट्राईपोड स्टैंड होता है कि वायर गोज के इसके क्या आपके एक स्टैंड हो गया, आपके ट्राईपोड स्टैंड होते हैं, बीच वाला दिखाई नहीं दे रहा आपका, तो ये थोड़ा सा पीछे इसमें। प्लेस इट ओवर वायर गेज सपोर्टेड ऑन ट्राईपोड स्टैंड, हीट इट फॉर अबाउट 15 मिनट। इसको 15 मिनट के लिए हमें क्या करना है, गर्म करना है। इट विल यू ऑब्जर्व दैट कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक। देखो जो कॉपर होता है ना, जब उसको जलाते हैं ना, जैसे अगर आपने बिजली के जो तार होते हैं कॉपर से मिलकर बने होते हैं, उसको गर्म करते हैं ना, तो उसका जो कलर होता है ना ब्लैक हो जाता है, एक तरह से कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो एक केमिकल रिएक्शन तो है ही है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर का जो ब्राउन कलर ब्लैक में चेंज होता है वो किसकी फॉर्मेशन के कारण होता है, कॉपर ऑक्साइड के कारण। तो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, ये मतलब एक तरह से आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखो आप, ये था मेरा कॉपर, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया और उसको फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस से मैंने इसको गर्म कर दिया, तो हीट दे दी मैंने इसको बाहर से, तो ये कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हम बोलेंगे भाई इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे अब एक टर्म ध्यान देने की बात यह है कि कौन क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज मतलब जिसमें ऑक्सीजन जिसको मिल गई, तो यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीजन मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल और देते हैं, CuO, जो देखो जो सब्सटेंस हमारे यहाँ पे बनाता है कॉपर ऑक्साइड। अब हमने इसमें हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव हो गई।
ठीक है, मतलब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगी, हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन ने जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी तो इसने क्या बनाया, वाटर बना दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि क्या रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन चली गई, जिसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई। इसको अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक इक्वेशन में लिखूं तो हमारा कैसे लिख सकते हैं, CuO प्लस में H2 प्लस में Cu प्लस में H2O। तो इसको एक बार रिएक्शन में लिख के दिखा देते हैं। ये आपका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको देखो आप, इसमें क्या क्या आपका ये CuO प्लस में H2 Cu प्लस में H2। तो सबसे पहले हम अपने केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं। ये है क्या, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है कॉपर ऑक्साइड का। ये क्या, हाइड्रोजन गैस है, ये आपका कॉपर, ये आपका वाटर, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसमें से कॉपर ऑक्साइड की से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो इसका क्या हो गया आपका, इसका क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी, रिडक्शन की डेफिनेशन ये थी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई भी एक डेफिनेशन, चाहे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए चाहे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अकेली थी, यहाँ पे क्या होगा, वाटर। तो यहाँ से हाइड्रोजन में क्या होगी, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो ये CuO है, ये आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ये तो क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, इसमें से कम हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो H2 है ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इसमें जो दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन। RE से क्या बन गया, रिडक्शन, और OX से क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। OX से क्या बन गया, RE से बन गया रिडक्शन, और OX से क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। इसके और एग्जांपल ये ले लेते हैं एक दो साथ में। इसका एक एग्जांपल है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, ZNO प्लस में C, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन। तो क्या बन जाए, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो पहले एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या है आपका, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, क्या बन गया आपका, ये Zn प्लस में CO। तो ये मेरा क्या है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये मेरा क्या है, कार्बन, ये मेरा है जिंक, और ये मेरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से देखो आप, ये मेरा जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन, ये जिंक और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पे नहीं है, तो इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इसका क्या हो गया आपका, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका जो जिंक ऑक्साइड है वो तो क्या हो गया, उसका तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड क्या हो गया आपका, जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिड्यूस्ड, ठीक है। और जो आपका जो कार्बन है ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज हो गया। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं रिडक्स रिएक्शन का। क्या है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में क्या बना है आपका, मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस में क्लोरीन। तो पहले एक बार रिएक्शन लिख देते हैं। क्या आपका है, MnO2 प्लस में क्या आपका HCl, इसका नाम होता है मैग्नीज ऑक्साइड, Cl2, ठीक है। तो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। ये है मैग्नीज ऑक्साइड, ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैग्नीज
क्लोराइड, ये वाटर और ये क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव हो गई। मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीज क्लोराइड में, MnCl2। तो इसका क्या हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन का तो ऑक्सीजन नहीं थे लेकिन यहाँ पे है, तो इसका क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है ये तो क्या हो गया आपका रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइज हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कोरोजन का। कोरोजन क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल को एक ह्यूमिड एयर में या ओपन सरफेस में जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक कोरोड, एक लेयर जमा हो जाती है जिसको कोरोड बोलते हैं। तो जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। या स्लोली हीटिंग ऑफ द मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, it is said to be corrode, and this process is known as corrosion. Iron articles are shiny when new, but with the passage of time they get coated with a reddish brown. तो लोहे के ऊपर जो रस्ट होता है, जो जंग लगता है, उसका जो कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। पाउडर, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक्स, जो आपके ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं सिल्वर आर्टिकल, वो भी क्या होते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। और कॉपर आर्टिकल्स बिकम ग्रीन ऑन द सरफेस ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन नेलिंग्स, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें लोहे से मिलकर बनी होती है, आयरन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इन पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इसमें रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ऑयली कुछ मटेरियल्स होते हैं उसको, या आपके जो फैट्स होते हैं, ऑयली मटेरियल्स होते हैं, उसको अगर हम कुछ समय के लिए ओपन उसमें छोड़ दें तो वो क्या कर देते हैं, आपके उसके अंदर एक स्मेल क्रिएट हो जाती है उसके अंदर, या उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है आपका। तो इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं इस प्रोसेस को। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज और केप्ट इन ओपन फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए इनको खुला छोड़ दिया जाए, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, वी से दैट दे हैव गॉन रेंसिड। तो इस फिनोमिना को बोलेंगे हम रेंसिडिटी, और ये क्या बोले कि रेंसिड हो गया आपके ये, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेंसिडिटी। एंड इसलिए क्या होता है कि जो आपके जो ये चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, ताकि क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में बहुत कम रिएक्टिव होती है, उनको रेंसिड होने से बचाती है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडिड टू द फूड्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो उसमें जो स्मेल होने से बचाने के लिए कई बार हमारी जो आइसक्रीम होती है, इस तरह की जो चीज़ होती है, बेकरी, उसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट डाल जाते हैं ताकि उसके अंदर स्मेल क्रिएट ना हो, प्रोड्यूस ना हो। द एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस दैट आर एडिड टू द फूड आर प्रीफेरेबली ऑक्सीडाइज एंड दस दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, दूसरे तरीके से हम एयर टाइट कंटेनर, क्योंकि एयर के कारण ही स्मेल क्रिएट होती है, बैक्टीरिया जो डेवलप हो जाती है, जो हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। चिप मैन्युफैक्चर प्लस बैग ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन, जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज।